नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 6 तक पहुंच चुके हैं और हम लोग पिछला वीडियो में मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग जाने थे कि जो मंदिर स्थापत्य है उसको पूरे भारत में 3 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। नागर शैली जिसको कहते हैं, दूसरा है द्रविड़ शैली और तीसरा है जो है वो बेशर शैली है या वेशर शैली के नाम से जानते हैं, जो कि नागर और द्रविड़ का मिश्रित रूप है। तो स्थापत्य मतलब आप लोगों को बताया गया था कि मंदिर या भवन है उसका बनाने का एक टेक्निक होता है, एक शैली होता है, और उसी शैली को 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसिर शैली। चूंकि नागर शैली काफी विस्तार में आपको बताया गया है एनसीईआरटी में, और इसीलिए ये पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसको अभी आज हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। इस मंदिर को देखने के बाद आपको याद हो रहा होगा कि सूर्य का मोढेरा मंदिर सूर्य मंदिर है, जो कि मोढेरा गुजरात में है, जो कि भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 में बनाया गया। यहां तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों को देखना है नागर शैली का पूर्वी भारत में क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब भी हम पूर्वी भारत के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं या एनसीईआरटी में जब यहाँ पे आपको नागर शैली के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो पूर्वी भारत के अंतर्गत हम 3 क्षेत्र को लेके चलेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और ओडिशा। तो बंगाल ओडिशा से तो एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम पता चल रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र से यहाँ पे केवल और केवल हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं असम राज्य के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि असम में, बंगाल में और ओडिशा में नागर शैली का कितना प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि क्या इनमें नागर शैली का हूबहू यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला या थोड़ा बहुत कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी भवन का अगर टेक्निक जानना है या शैली जानना है कि ये किस शैली पे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि नागर शैली में क्या होता है, सामान्यतः एक मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर एक शिखर होता है, और ये जो मंदिर होते हैं वो एक वेदी यानी एक चबूतरा पे बना होता है। कई सीढ़ी यहाँ पे होते हैं, आसपास में आपको देखने को जलाशय भी देखने को मिलते हैं। ये नागर शैली का कुछ विशेषता देखने को मिलता है। तो क्या पूर्वोत्तर भारत में जो भी मंदिर बने हैं उसका भी यही विशेषता देखने को मिला है कि नहीं, उसको हम लोग इस पैराग्राफ में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कभी भी किसी चीज का अगर टेक्निक आपको जानना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उस क्षेत्र में जाइए और उस क्षेत्र में जाके देखिए कि 5वीं-6वीं शताब्दी, चूंकि हम प्राचीन काल के बारे में देख रहे हैं या पूर्व मध्य काल के बारे में देख रहे हैं, तो 5वीं-6वीं शताब्दी आसपास के कुछ भवन हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर आप उन भवनों के आधार पे ही बताइएगा कि ये भवन आखिर उस समय किस टेक्निक से बने थे। लेकिन पूर्वी भारत में दिक्कत क्या होता है कि उस समय के प्राचीन जो थे 5वीं-6वीं शताब्दी या एक तरह से कह सकते हैं 10वीं-12वीं शताब्दी के भी जो मंदिर यहाँ पे बने थे या मूर्तियां जो बनी थी, वो वर्तमान समय में अभी आपको उसी स्वरूप में देखने को नहीं मिलता है। या तो वो मंदिर जो है वो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या तो उनका नवीकरणीय कर दिया गया है, यानी ईंट और कंक्रीट से उसको नया रूप दे दिया गया है। मतलब प्राचीन यहाँ पे मंदिर था, उसको यहाँ पे ईंटों से और कंक्रीटों से एक नया रूप दे दिया गया है, जो कि आधुनिक समय में बनाया। अब ये नया रूप यहाँ पे दे दिया है, तो आप यहाँ कैसे जानिएगा कि प्राचीन काल में यहाँ कौन सा टेक्निक अपनाया जाता था। तो ये दिक्कत यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के संदर्भ में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है, कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हैं, उस आधार पे बताया गया है कि यहाँ पर ज्यादातर जो भवन यहाँ पे बनते थे वो पक्की मिट्टी, जिसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, चिकनी पक्की मिट्टी टेराकोटा बोलते हैं, उसी से ये भवन निर्माण यहाँ पे होता था। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में हमको कंक्रीट की ऊंचे ऊंचे यहाँ पे मंदिर देखने को मिलते हैं, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो मंदिर बने थे या मूर्ति जो बने थे वो मिट्टी के बने थे, टेराकोटा से संबंधित थे। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो टेराकोटा से बने हुए मंदिर थे उसमें जो भी पटिया या फलक बनता था या दीवार बनता था, वहां पे आप अगर मूर्तियों को देखिएगा तो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिला है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों धर्म का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। आगे जब अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो एक एक करके बताएगा, क्योंकि ये अभी आपको फर्स्ट पैराग्राफ था, इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ में आपको असम, बंगाल और उड़ीसा तीनों के संदर्भ में बताया। अब अलग अलग संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि असम में क्या विशेषता था, बंगाल में क्या विशेषता था और उड़ीसा में क्या विशेषता था। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं सबसे पहले असम में क्या अवशेष मिला है। जब तक पूरा अवशेष नहीं मिलेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो कौन से शैली में बना हुआ मंदिर है या मूर्ति है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तेजपुर में एक जगह है डापरतिया, वहां पे 6वीं शताब्दी का एक दरवाजा मिला है। और उस दरवाजे के साथ अगर हम यहाँ उस दरवाजा का अगर हम यहाँ पे अध्ययन करें, देखें, तो हमको पता चलता है इस दरवाजा में जो प्रभाव है वो गुप्तकालीन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर असम में ही तिनसुकिया है, वहां
वहां पे एक रंगागोरा चाय बागान है, टी स्टेट है, वहां पे भी कुछ टूटी फूटी वहां पे मूर्तियां मिली हैं। यानी कि जो मूर्तियां मिली हैं उसका भी अध्ययन किया गया, तो वो भी जो हमको देखने को मिलता है उसमें जो टेक्निक या शैली देखने को मिलता है वो भी गुप्तकालीन था। यानी आपको कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कि 6ठी शताब्दी के आसपास जो असम में जो भी वस्तु मिल रहे हैं, चाहे वो दरवाजा हो चाहे जो प्रतिमाएं हैं, उसमें गुप्तकालीन शैली का प्रभाव देखने को मिल रहा है। न केवल गुप्तकालीन शैली का प्रभाव दिख रहा है, आगे जब समय बढ़ते जाता है तो समय आता है गुप्तोत्तर काल का, और 10वीं शताब्दी जिसकी मोटा मोटी हम लेके चल सकते हैं 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी का आसपास का जो काल होता है, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम लोग अगर उसको रखें तो वहां पे भी आपको जो शैली था वो असम का अपना खुद का कोई शैली नहीं देखने को मिलता है, वो हमको गुप्तोत्तर काल का शैली ही देखने को मिलता है। यानी ये जो भारत है, यहाँ पे जो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में जो शैली चल रहा था वही शैली आपको असम में देखने को मिलता है। असम का खुद का कोई नया शैली यहाँ पे या खुद का कोई नया टेक्निक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। अगर होगा भी तो यहाँ पे मिला नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। अगर होता तो जरूर कुछ ना कुछ अवशेष मिलता। तो जो भी अवशेष मिल रहा है इस आधार पे हम बता रहे हैं कि गुप्त काल में गुप्तकालीन शैली का प्रभाव था, गुप्तोत्तर काल में गुप्तोत्तर कालीन शैली का प्रभाव असम में देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये आगे भी जारी रहा? तो नहीं। 12वीं शताब्दी से आप 14वीं शताब्दी के आसपास जाइएगा तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है कि असम में एक अलग प्रकार की शैली विकसित होती है जिसको हम लोग अहोम शैली के नाम से जानते हैं। और ये अहोम शैली क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि असम जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और ये म्यांमार का एरिया से सटा हुआ है। अभी हम लोग मान के चलिए असम मतलब आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसको मिला जुला रूप मान के चलिए। अभी वर्तमान समय के अनुसार इसको लेके हम लोग नहीं चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा वर्तमान समय में वर्मा या म्यांमार के तौर पे हम लोग जानते हैं म्यांमार वहां था, और वहां से कुछ लोग वहां पे आए थे जिसको यहाँ पे बोला गया है टाई लोग। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस समय यहाँ पे जो था वो पाल, बंगाल में कौन सा वंश चल रहा था? तो पाल राजवंश चल रहा था। तो पाल राजवंश का एक अलग शैली था जिसको हम लोग बोले थे पाल शैली। जब ये टाई लोग बर्मा से आएंगे और बंगाल के पाल शैली से मिलेंगे तो एक नया ही शैली यहाँ पे आपको उभर को देखने को मिलेगा जो कि गुवाहाटी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और इस शैली को एक नाम दिया गया अहोम शैली। तो इस तरह से आपको इस पैराग्राफ में याद क्या करना है कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में असम में कोई अपनी एक शैली नहीं थी, लेकिन 12वीं से 14वीं शताब्दी में जब वर्मा से लोग यहाँ पे आते हैं तो पाल शैली के मिलने के बाद एक नया शैली बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं अहोम शैली। अब आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बंगाल में क्या है। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि बंगाल में पाल वंश था तो पाल शैली था। तो यहाँ पे अगर 9वीं से 12वीं शताब्दी तक आप देखिएगा तो शुरुआत में आपको पाल शैली मिलेगा, चूंकि यहाँ पे शासक पाल वंश थे और इसीलिए यहाँ पे आपको जो मंदिर या मूर्ति निर्माण किया गया उसको उसी के राजाओं के नाम पे या उसी वंश के नाम पे रखा गया, पाल शैली या पाल टेक्निक। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर आप देखते हैं आगे समय में तो 11वीं शताब्दी से आके 13वीं शताब्दी तक आइएगा तो यहाँ पे सेन वंश का यहाँ पे शासक था या सेन शासक थे, और इसीलिए यहाँ पे सेन शैली उभरता है। आपको याद क्या करना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 9वीं और 12वीं शताब्दी में पाल शैली था और 11वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक हमको सेन शैली मिलेगा, क्योंकि ये आपको टाइमलाइन देखने को मिल सकता है या टाइमलाइन जो है वो आपको दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि कौन जो था कब पाल शैली था और कब सेन शैली था। आगे जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्धमान जिला जो कि आपको बंगाल का एरिया में ही मिलेगा, वहां एक मंदिर मिला है 9वीं शताब्दी का जो कि सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। अब चूंकि 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाल शैली था, तो ये जो मंदिर होगा उसमें किसका प्रभाव देखने को मिलेगा? तो पाल शैली को देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला गया है ये जो मंदिर है वो पाल शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आपका आरंभिक पाल शैली का सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। तो याद रखना है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? बंगाल के वर्धमान जिले में। और इसमें कौन सा टेक्निक या कौन सा शैली का प्रयोग किया गया है? तो सिद्धेश्वर महादेव शैली का कब का बना हुआ है? तो 9वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे और भी बताया, मूल रूप में कुछ शताब्दी के बाद यहाँ ऊंचा होते गया, तो ये सब आपको सवाल नहीं पूछेगा। जो मेन जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको यहाँ पे दिमाग लगाना। आगे और भी दिया गया है कि पुरुलिया के जिले में तेलकुपी स्थान है, उसमें कई हम लोगों को 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अनेक भवन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बांध बना और बांध बना तो सभी जो भवन थे या प्राचीन अवशेष जो थे वो वहां पे डूब गए और अभी वर्तमान में हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे बताया गया है।
आगे यहाँ पे बताया गया है पूर्णिया में ही कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं और उसी काल के बताए जाते हैं, यानी कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास के बनाए हुए भवन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो भवन बनाए गए थे, कुछ यहाँ पे बोलता है धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थर से बने हुए स्तंभों तथा मेहराब ताकों के ने गौर और पाडुआ में स्थित भवन के जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत समय के हैं बहुत प्रभावित किया था। कहने का मतलब यहाँ पे धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका 13वीं शताब्दी यानी 1206 में सल्तनत काल का या सल्तनत का यहाँ दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। और जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है तो बंगाल में उसका कुछ ना कुछ प्रभाव मिलेगा। आपको पता है बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल यहाँ पे आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पे कब्जा वगैरह करेगा और इसीलिए यहाँ बंगाल में आपको कुछ जो है सल्तनत काल के या सल्तनत शैली का कुछ बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेट थे, आपको सल्तनत शैली जो है वो बंगाल में मिलेगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो बंगाल का जो शैली है वो मुगल काल जब आ जाएगा, सल्तनत के बाद जब मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे तो मुगल काल में भी अगर आप देखिएगा तो पाल शैली का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका आगे उदाहरण दिया गया है बंगाल झोपड़ी का। तो आगे अगर देखते हैं तो कहता है यहाँ जो स्थानीय परंपरा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था वो बंगाल झोपड़ी था, जो कि बांस की बनी छत का एक और ढलान और उसकी मुड़ी हुई शक्ल है। तो देखिए ये बंगाल शैली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के कहा जाता है मुगल कालीन जो इमारत था वो जो है इसको अपना लिया, यानी मुगलों ने बंगाल झोपड़ी का जो टेक्निक था उसको यहाँ पे अपना लिया था, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपको ये बंगाल झोपड़ी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी के ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए हैं। इनकी शैली किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ी के प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व भी शामिल थे। कहने का मतलब वहां पे अनेक यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इस टेक्निक का यानी कि आपको बंगाल झोपड़ी जैसे टेक्निक आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पाल शैली से संबंधित भी थे। और इस तरह से पाल शैली हो और मुस्लिम वास्तुकला है, इन दोनों का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें मेहराब गुम्बद वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि दो राजवंश यहाँ पे चल रहा है, तो दोनों राजवंश से संबंधित कुछ ना कुछ टेक्निक तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे अंतिम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में बताया गया है यहाँ पे जो वास्तुकला था या भवन निर्माण का जो टेक्निक था उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रेखापीठ, ढाडकेव और खाखरा। तो आपको ये याद रखना है सीधे सीधे कि ये रेखापीठ, ढाडकेव और खाखरा किससे संबंधित है। तो ये उड़ीसा के भवन निर्माण से संबंधित है या उड़ीसा वास्तुकला से संबंधित है, जो कि प्राचीन कलिंग क्षेत्र में यहाँ पे है, जो कि आधुनिक पुरी जिले के हम लोग आधुनिक जो पुरी जिला है उससे संबंधित हम लोग मान के चल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है भुवनेश्वर यानी कि पुराना जो है त्रिभुवनेश्वर और पुरी है, कोणार्क है, उसमें कई इलाका में इस शैली के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और जो कि नागर शैली की उपशैली कही जा सकती है, क्योंकि एक मुख्य शैली होता है और जैसे जैसे हम क्षेत्रीय स्तर पे जाते हैं उसमें कुछ कुछ अंतर देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ उड़ीसा में एक उपशैली नागर शैली के देखने को मिलता है, जो कि नागर से तो मिलता जुलता था लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नागर शैली में देखिए एक शिखर होता था और इसमें जो यहाँ पे बोला जा गया है शिखर, जिसे उड़ीसा में यहाँ पे देवल कहते हैं, इसमें थोड़ा अंतर था। अंतर क्या था? बोलता है यहाँ जब शिखर हम जाएंगे तो चोटी तक एकदम अर्धोधर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता था और चोटी पे जाके अचानक तेजी से यहाँ पे मुड़ जाता था। तो हम लोग क्या देखते थे कि नागर शैली मुख्य होता था कि धीरे धीरे मुड़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कम मुड़ रहा था और अचानक जाके यहाँ पे अचानक से क्या हो गया, ज्यादा मुड़ गया। तो ये चीज जो है या ये टेक्निक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में। इसीलिए कहा जा रहा था उड़ीसा जो है उसमें नागर शैली का ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक बदल जाता है। और इस टेक्निक में क्या बदला है उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि यहाँ जो शिखर था, आपको तो सबसे पहले देखिए ये शिखर बार बार आ रहा है, तो ये जो होता है मंदिर का ऊंचा वाला भाग जो होता है वो शिखर बोलते हैं, इसी को दक्षिण भारत में विमान बोलते हैं और यही चीज जो है वो उड़ीसा में देवल के नाम से जाना जा रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना है, यही सारा चीज को पकड़ना है। और अगर उड़ीसा में जाएं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल सीधा खड़ा होता था और चोटी में जाके अचानक ये तेजी से भीतर की ओर क्या होता था, मुड़ जाता था। तो ये चीज जो है, ये जो डिफरेंस है उसको आपको जानना होगा। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ मंडल लिखा गया है लेकिन मंडप है ये, तो मंडप होता था और जिसे उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता था। तो जैसे होता था ना ये मंडप होता था जिसमें यहाँ पे भक्त जन वगैरह खड़ा रहते थे, इसी से फिर गर्भगृह में हम लोग प्रवेश करते थे। तो इस तरह से ये मंडप होता था जिसको उड़ीसा में जगमोहन के नाम से जाना जाता है। तो ये जगमोहन क्या है, देवल क्या है, शिखर क्या है, अगर पिछला वीडियो में देखे होंगे तो फमशाना क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा जो वर्ड है उसको आपको पकड़ना होगा, क्योंकि इन सबसे सवाल आपको बनाया जा सकता है।
जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है उड़ीसा में बने हुए मंदिरों के बारे में। आगे अगर हम देखें तो उड़ीसा में एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि 1240 ईस्वी के आसपास यहाँ पे बनाया था। लेकिन इसका शिखर जो था, यानी जो ऊपर वाला चोटी जो था, वो काफी भारी भरकम था और इसीलिए ये जो है वो गिर चुका है और अभी इसका भग्नावशेष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मंदिर में यहाँ पे बोलता है विस्तृत संकुल चौकोर परिसर के भीतर स्थित है और अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा हुआ है। यानी जो चबूतरा टाइप से जा था, जिसके ऊपर यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं भक्तजन यहाँ पे जहाँ पे खड़ा रहते होंगे, वो मंडप था, वो अभी बचा हुआ है और इसका शिखर जो है वर्तमान समय में गिरा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं अगर उड़ीसा गए होंगे तो जरूर कोणार्क मंदिर आप जो है घूमने के लिए गए होंगे। आगे अगर हम देखें तो सूर्य मंदिर का एक आधार पे यानी वेदी पे बनाया गया था। जैसे हम लोग जानते हैं एक चबूतरा होता है, उसी के ऊपर यहाँ पे मंदिर बना था, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। ये इसका डिटेल डिस्क्राइब करके दिया है कि यहाँ पे बड़े बड़े 12 जोड़े के यहाँ पे पहिए बने हुए हैं और सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे 7 घोड़ों को यहाँ पे खींचते हुए दिखाया गया है और ऐसा हम लोग मानते हैं कि सूर्य देव जो है वो 7 घोड़ों पर सवार करते हैं और उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि हम लोग सूर्य का गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर पढ़े थे, वहां पे भी देखते हैं कि 21 मार्च, जो कि आज ही का डेट है, 21 मार्च सॉरी आज 22 मार्च है, तो 21-22 मार्च का जो दिन होता है वो जो एक तरह से कह सकते हैं वहां पे जो है वो सूर्य की सीधे करने वहां पे पड़ती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप कोणार्क मंदिर में जाइएगा तो यहाँ पे भी देखिएगा कि चौथी दीवार में जो एक दरवाजा बना हुआ है यहाँ पे, वहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसका नाम बना है, इसका नाम आपका सूर्य मंदिर के नाम से जानते थे। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग चल जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में आप जाइएगा तो कौन सा क्षेत्र आइएगा, आपका उत्तराखंड का कुछ एरिया आ जाइएगा, तो कुमाऊं है, गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, इन सब के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि ये जो है आपका कश्मीर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे गांधार है। और हम लोग जाने थे कि कुषाण के काल में गांधार और मथुरा कला बहुत विकसित होता है और गांधार इसके काफी नजदीक था, तो इसका प्रभाव तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चूंकि अभी वर्तमान समय में गांधार कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, तो गांधार कला का यहाँ पे प्रभाव जो है 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर में देखने को मिल जाता है। और इस तरह से आगे अगर हम देखें तो दूसरी और गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी थी। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, इधर से यहाँ पे गांधार का प्रभाव देखने को मिला और यहाँ पे उत्तर भारत से यहाँ पे यानी कि एक तरह से मध्य भारत हम कह सकते हैं, उससे यहाँ पे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का भी टेक्निक देखने को मिला। मतलब इसको दोनों तरह से टेक्निक मिल रहा है, आपका उत्तर से भी मिल रहा है गांधार शैली से और गुप्त और गुप्तोत्तर काल का भी शैली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरे, अभी भी हम लोग देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जो होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, बौद्ध भिक्षु हो, वो कश्मीर है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, मैदानी क्षेत्र से ये धार्मिक संपर्क होते रहता था। और इस तरह से यहाँ पे जब धार्मिक संपर्क होगा, एक तरह से इन लोगों के बीच संपर्क होगा, तो इनके जो भवन निर्माण शैली है या मंदिर निर्माण शैली है, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि उत्तर भारत का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक नया टेक्निक यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्वयं पहाड़ी क्षेत्र की भी एक अपनी टेक्निक थी, तो इस तरह से हमारा खुद का एक शैली है, गांधार शैली जो अलग शैली है उसका भी हम प्रभाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में गुप्त और गुप्तोत्तर काल की शैली है वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आपके जो मंदिर निर्माण है उसमें कई विशेषता देखने को मिलेंगे और उस विशेषताओं में आपको सभी शैली, चाहे वो गांधार हो, गुप्त हो, गुप्तोत्तर काल की शैली आपको देखने को या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप देखिए तो मुख्य गर्भगृह है और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली से बना है। और रेखा प्रसाद शैली जो है वो किसका संबंधित है, तो नागर शैली। और नागर शैली कहने का मतलब हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल से दे सकते हैं। लेकिन ये जो मंडप है वो काष्ठ वास्तु से पुराने रूप है, यानी काष्ठ वास्तु जो है लकड़ी से बना हुआ जो भवन है, ये कहाँ का परंपरा है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र का परंपरा है। तो देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र का परंपरा भी दिख रहा है और दक्षिण भारत का, दक्षिण कहने का मतलब अभी आप समझिए पूरा दक्षिण भारत नहीं जाना है, ये हम कश्मीर के दक्षिण का बारे में बात कर रहे हैं, यानी यूपी का एरिया और यूपी हो गया, बिहार हो गया, उस सब का एरिया, एमपी का हो गया, इस सब के एरिया के बारे में, या बंगाल हो गया, इस सब के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो रेखा प्रसाद जो है वो नागर शैली का प्रभाव था और काष्ठ वस्तु यानी कि लकड़ी से बना हुआ जो भवन था उसमें अगर आप देखिएगा तो इसका प्रभाव था पहाड़ी क्षेत्र का। तो इस तरह से दोनों चीज आपको देखने को मिल रहा है एक मंदिर में और इसीलिए हम कहते हैं दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
आगे बोलता है कश्मीर में जो था वो कारकोटा काल में, जो कि कारकोट एक काल है, तो उसमें कारकोट राजाओं के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। वहाँ पे एक मंदिर है जो कि पेंड्रे थान मंदिर है। आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि आपको पेंड्रे थान मंदिर यहाँ पे है जो कि कश्मीर से संबंधित है। और ये मंदिर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे शिखर भी आपको देखिए रेखा प्रसाद बना हुआ है, और थोड़ा जो है आपको उत्तर भारत या नागर शैली का प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ जो पेंड्रे थान का मंदिर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सूर्य मंदिर हम लोग देखे थे कि मोढेरा का जब सूर्य मंदिर था तो उसके बगल में एक जलाशय बना हुआ था, तो इस पेंड्रेथान मंदिर के बीच में यहाँ पे एक जलाशय है और उसके बीच में बना हुआ एक वेदी। मतलब यहाँ पे समझिए कि ये पूरा जलाशय है और इस बीच में यहाँ पे बना हुआ वेदी, और इसी वेदी यानी कि चबूतरा, और इसी चबूतरा या वेदी में ये पेंड्रेनाथ का ये मंदिर बना हुआ है। और ये जो पेंड्रेनाथ का मंदिर है, कहा जाता है कि कश्मीर में तो बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के अनुयायी होने के साक्ष्य हैं, लेकिन ये जो पेंड्रेथान का मंदिर है वो जो है वो हिंदू देवस्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। तो आपको यहां से पिट्टी का क्वेश्चन बन सकता है कि पिंडरथान का मंदिर कहाँ है, कश्मीर में है, और ये जो है शिव भगवान को समर्पित है, और ये बीच जलाशय में एक वेदी बना हुआ है और उन वेदी में ही ये मंदिर का निर्माण आपको देखने को मिलता है। तो इस मंदिर में वास्तुकला कश्मीर की पुरानी परंपरा के अनुरूप है और इसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें से बनाई जाती थी। तो देखिए ये जो परंपरा आपको पुराना परंपरा है, और वहां चूंकि लकड़ी होता था और इसीलिए इसको लकड़ी से ही बनाया गया था, और इसकी चोटी जो होती थी वो थोड़ा ढलवा होता था ताकि यहाँ बर्फ पड़े तो ये पिघल के नीचे की ओर बाहर इसका ढाल होता था ताकि वो हिमपात का मुकाबला कर सके, यानी हिम यहाँ पे बरसे तो ये पिघल के नीचे गिर जाए। तो ये शैली था आपका कश्मीर का। यहीं पे आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पे लक्षणा देवी मंदिर भी यहाँ पे मिला, और वहाँ पे महिषासुर मर्दनी और नरसिंह का कुछ प्रतिमा देखने को मिलता है। और इस प्रतिमा को अगर देखिएगा तो कहा जाता है कि गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का यहाँ पे प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ये जो महिषासुर मर्दनी और नरसिंह का यहाँ पे जो मूर्ति मिला है वहाँ किसका प्रभाव देखने को मिला है, तो गुप्तोत्तर कालीन प्रभाव देखने को मिला है। आगे बताया गया है कि इस प्रतिमा में यानी महिषासुर मर्दनी और नरसिंह के प्रतिमा में तांबे और जस्ते का प्रयोग किया गया है, और इसमें थोड़ा सा पीलापन भी आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था, मंदिर का जो निर्माण हुआ था मेरू वर्मन के शासनकाल में हुआ था। तो लक्षणा देवी मंदिर कहाँ है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया ये आइडिया होना चाहिए, और इसमें कौन से शैली का प्रभाव देखने को मिलता है ये आइडिया होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अगर इतना अगर आपको आइडिया हो जाता है तो अगर ये सवाल यहाँ से अगर बनेगा तो आप उसको बना पाइएगा। उसके बाद कुमाऊं में भी कई मंदिर की चर्चा करें तो यहाँ पे दो मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिसको बोला गया है। अल्मोड़ा के पास एक है जगेश्वर का मंदिर और दूसरा है पिथौरागढ़ के पास है चंपावत। तो जगेश्वर और चंपावत का जो मंदिर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के ही उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि ये जो दोनों मंदिर हैं जगेश्वर और चंपावत, ये दोनों जो है वो नागर शैली से ही यहाँ से संबंधित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हम लोग नागर शैली था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए। उम्मीद करते हैं नागर शैली के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, और आप जो है पीडीएफ इसका से नहीं पढ़ रहे होंगे केवल, है ना, आप जेरोक्स उम्मीद करते हैं जरूर निकाले होंगे। जब तक लाइन बाय लाइन इसको आप जो है फिजिकल रूप में नहीं पढ़िएगा तब तक याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी है बहुत ही एट रैंडम तरीके से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से चीज़ों को आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, उससे ये जानना पड़ता है कि पीटी से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब तक क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको यहाँ पढ़ने का आइडिया भी नहीं पता चलता है। क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक का अगर सीरीज देख रहे हैं तो उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कौन चीज़ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन चीज़ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।